हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले थे रिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था के लिए दोनों पॉजिटिव होता है, रिफ्लेशन भी पॉजिटिव होता है। और मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन को लाया जाता है मार्केट में। तो इसको देख लेंगे कि रिफ्लेशन क्या होता है। इसको हिंदी में मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेशन कहा जाता है या मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। अब रिफ्लेशन मुद्रा संकुचन को यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आता है। तो डिफ्लेशन क्या होता है हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा तो था, लेकिन एक बार फिर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या है और किसको कंट्रोल करना है। तो डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन में क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम हो जाने की वजह से डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था को क्या होता है, एक नुकसान होता है। तो मुद्रा रिफ्लेशन की परिभाषा देख लेते हैं। और डिफ्लेशन में मुद्रा सप्लाई कम हो जाती है, मुद्रा सप्लाई को बढ़ाना ही रिफ्लेशन कहा जा सकता है। तो परिभाषा देखते हैं। मुद्रा संस्फीति वह सकारात्मक प्रक्रिया है, वह पॉजिटिव प्रक्रिया है जिसमें सरकार या आरबीआई नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड और नियोजित यानी कि प्लान्ड तरीके से अर्थव्यवस्था में या बाजार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना ही क्या होता है, रिफ्लेशन होता है। अर्थव्यवस्था में बाजार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना ही क्या होता है, रिफ्लेशन कहलाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 500 करोड़ की वस्तु है और इस 500 करोड़ की वस्तु को खरीदने के लिए भी 500 करोड़ होना चाहिए, लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई मनी सप्लाई गिरी हुई है और गिर के 300 करोड़ हो जा रही है। होना चाहिए 500 करोड़ लेकिन है यहाँ पे 300 करोड़। अब यहाँ पे कौन सी स्थिति आ गई, यहाँ पे हो गई डिफ्लेशन की स्थिति यानी कि मुद्रा संकुचन की स्थिति। अब आरबीआई क्या करेगा, इस मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। आरबीआई या सरकार क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। मनी सप्लाई को बढ़ाकर 300 में प्लस 200 करोड़ यानी 200 करोड़ बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 करोड़ के बराबर हो जाएगा। और संतुलन की स्थिति में हम लोग जानते ही हैं कि डी बराबर यस होना चाहिए, यानी कि जितना मांग होना चाहिए उतना पूर्ति होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए संतुलन की स्थिति में एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी 500 करोड़ हो जाएगा, यहाँ भी 500 करोड़ हो जाएगा। तो ये जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल संतुलित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब हम देखेंगे मुद्रा संस्फीति यानी कि रिफ्लेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेशन। इसकी प्रक्रिया क्या है तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दी जाती है। अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था कि मनी सप्लाई में क्या कर दी जाती है, वृद्धि की जाती है। जब मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता यानी कि क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें वृद्धि होने की वजह से वस्तु तथा सेवा की मांग में वृद्धि हो जाएगी। मांग में वृद्धि हुआ तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि से रोजगार में वृद्धि होगा ही होगा और बेरोजगारी में कमी आएगी और गरीबी में भी कमी आएगी। तो ये क्या, यही तो अर्थव्यवस्था को चाहिए कि भाई गरीबी में कमी आए, बेरोजगारी में कमी आए, रोजगार में वृद्धि हो। और जब उत्पादन का संबंध जीडीपी ग्रोथ से है तो उत्पादन में जब वृद्धि होगा तो जीडीपी ग्रोथ में भी तेजी से वृद्धि होगा, यानी कि आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आएगी। यहाँ देख लेते हैं, वस्तु तथा सेवा के मांग में जब वृद्धि हो जाएगा तो हम लोगों ने पिछले पढ़ा इन्फ्लेशन में क्या कि मांग में जब वृद्धि हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाएगी कब, जब मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। अब मांग में जब वृद्धि हो जाती है तो प्राइस में भी वृद्धि हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ा इन्फ्लेशन वाली स्थिति में। तो मांग में जब वृद्धि होगी तो यहाँ कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगी नियंत्रित तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये जो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो इन्फ्लेशन का भी तो खतरा आ जाएगा, तो इसको हम अभी क्लियर करेंगे फिगर के माध्यम से। आइए यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेशन बाय फिगर यानी कि मुद्रा संस्फीति का चित्रीय व्याख्या। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है जीपीएल यानी कि जनरल प्राइस लेवल यानी कि संतुलित कीमत स्तर। संतुलित कीमत स्तर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे ऊपर जाने पर यदि कीमत इससे ऊपर जाती है, जनरल प्राइस लेवल से ऊपर जाती है तो इन्फ्लेशन का खतरा बना रहता है और नीचे आती है तो डिफ्लेशन का खतरा
बना रहता है। तो डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही रिफ्लेशन को हम लोग लाते हैं। ठीक है, हमारा था क्वेश्चन का क्या था कि इसमें भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इसमें डिमांड बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन का खतरा क्यों नहीं उत्पन्न होता रिफ्लेशन में। तो इसको इस तरह देखेंगे, डिफ्लेशन में क्या होता है, इसमें प्राइस घटकर क्या होती है, प्राइस घटते 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 एकदम नीचे वाले स्तर पे आ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें मनी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब रिफ्लेशन में होता क्या है, आरबीआई या सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि इस कीमत स्तर को ऊंचा उठाकर, इस मनी सप्लाई को ऊंचा उठाकर इस जनरल प्राइस लेवल यानी कि जीपीएल पे लाके छोड़ दिया जाता है। जब इस कीमत स्तर से ऊंचा होगा तब इन्फ्लेशन का खतरा होता है। ऐसे इन्फ्लेशन का खतरा नहीं रहेगा। इस जनरल लेवल पे जो है अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, ना कि नुकसान होता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि लाभदायक होती है। और इसमें सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो मनी सप्लाई को ऊंचा उठाया जाता है, डिमांड जिससे बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ जाती है, और ये कंट्रोल्ड होता है, यानी कि नियंत्रित और नियोजित तरीके से होता है। अब इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर देखेंगे, तो इसमें भी मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसमें भी मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसमें भी डिमांड बढ़ रहा है, इसमें भी डिमांड बढ़ रहा है, इसमें भी प्राइस बढ़ रहा है और इसमें भी प्राइस बढ़ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो एक क्या होता है, इसमें प्राइस का बढ़ना अनियंत्रित तरीके से होता है, अनियंत्रित होता है, यानी कि परिस्थितिवश हो जाता है, और ये अर्थव्यवस्था को असंतुलित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को क्या होता है, नुकसान होता है। और रिफ्लेशन में क्या होता है, रिफ्लेशन में ये कीमतों को ऊंचा उठाया जाता है, नियंत्रित व नियोजित तरीके से सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है। अब इसको देख लेंगे एक जो है टॉपिक के वाइज, इन्फ्लेशन वीएस रिफ्लेशन, कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे समानता है, इसको लिख लेते हैं। तो समानता क्या है इन दोनों में ही मनी सप्लाई को क्या होता है, बढ़ाया जाता है, डिमांड भी बढ़ी हुई होती है और प्राइस भी बढ़ा हुआ होता है। इन दोनों में ये भी यही समानता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है और प्राइस बढ़ी होती है। और इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो है अनियंत्रित तरीके से प्राइस बढ़ जाती है, और इसमें नियंत्रित व नियोजित तरीके से बढ़ाया जाता है कीमत को। दूसरा क्या है, एक परिस्थिति बस उत्पन्न होती है, यानी कि परिस्थिति के बस अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है इन्फ्लेशन। जबकि रिफ्लेशन में क्या होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर कीमतों को और मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। नकारात्मक होता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक होता है, यानी कि बुरा होता है। और रिफ्लेशन क्या होता है, ये सकारात्मक होता है और अच्छा होता है। आगे इसमें देखेंगे, इसमें अर्थव्यवस्था को क्या होता है, नुकसान होता है। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और इससे अर्थव्यवस्था को, रिफ्लेशन से अर्थव्यवस्था को क्या होता है, लाभ होता है। इसमें देखेंगे इन्फ्लेशन में कीमत स्तर सामान्य कीमत स्तर से ऊंचा चला जाता है। ये देखिए, ये जनरल प्राइस लेवल है, यहाँ आ गया इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस बढ़ते बढ़ते, प्राइस बढ़ के यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, कीमत स्तर से ऊंचा हो जाता है। जबकि कीमतें, अब रिफ्लेशन में क्या होता है, कीमतें बढ़कर सामान्य कीमत स्तर तक, यानी कि यहाँ से उठकर यहाँ तक जनरल प्राइस लेवल पर पहुँच जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है। आशा है इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा।